आज इसी विषय पर जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर एंड सीईओ डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आजकल मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का नाम काफी सुनने में आ रहा है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए आखिर बीमारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें हमें समझना ये जरूरी है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जिस तरह से और भी काफी सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, पर ये थोड़ा रेयर है, दुर्लभ है, बहुत आम तौर पे ज्यादातर नहीं देखा जाता है। ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि मंकी पॉक्स इसको क्यों कहते हैं। हम इस तरह से डायरेक्टली हम मंकीज से इसका इस तरह से कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली 1958 के अंदर मंकीज के अंदर एक रिसर्च हो रही थी। उस रिसर्च के दौरान देखा गया कि मंकीज के अंदर भी स्मॉल पॉक्स की तरह की कुछ उनमें डिजीज देखी गई, रैशेज देखा गया, तो इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स पड़ा। पर ये ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है, और जिस तरह से इसका फर्स्ट केस 1970 के अंदर ह्यूमंस में भी देखा गया, तो ये एक तरह की वायरल डिजीज है। ओके। शरीर पर दाने होने के साथ ही आजकल काफी पिक्चर्स भी वायरल हो रही है, हम देख रहे हैं इसमें शरीर पर काफी बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। तो इस बीमारी में और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दाने की अगर हम बात करें तो दाने बाद में आते हैं। सबसे पहले क्योंकि एक वायरल डिजीज है, और अन्य वायरल बीमारियों की तरह जैसे हम और भी वायरल डिजीज में देखते हैं, इसमें भी फीवर, बुखार का आना, सर दर्द होना, इसके अलावा थकान महसूस होना, कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। इसके अलावा एक और इसमें लक्षण होता है, हमारी जो ग्रंथियां होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हमारी जो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो रैश उसके बाद शुरू होते हैं। और रैश जैसा कि चिकन पॉक्स वगैरह के अंदर भी होते हैं, उस तरह के ये रैश होते हैं। और जो रैश है, जो दाने हैं, इन दानों के अंदर कुछ फ्लूइड की तरह भर जाता है। तो ये जो लक्षण है ये 2 से 4 हफ्ते तक बने रह सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि 1970 में पहला इसका मामला देखा गया था इंसान के ऊपर, तो ये वायरस फैलता कैसे और क्या कोरोना की तरह एक जानलेवा बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब इसके फैलने की बात करें या संक्रमण की हम इसकी बात करें, तो अगर कोरोना से कंपेयर करें तो उस तरह से ये उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है। जैसे कोरोना में हमने देखा अलग अलग तरह के वेरिएंट थे, कोई कम संक्रामक, कोई ज्यादा संक्रामक, पर उससे कंपैरिजन करें तो ये उतना संक्रामक नहीं है और उतना घातक भी नहीं है। हाँ, इसके संक्रमण की बात करें तो ये एक संक्रमण एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या कोई संक्रमित एनिमल है, जानवर है, तो उससे भी ह्यूमन के अंदर आ सकता है अगर वो उनके क्लोज कांटेक्ट के अंदर हो। क्योंकि आप अगर किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो पर्सन इन्फेक्टेड है, तो उसके ड्रॉपलेट के जरिए, जिस तरह से हम कोविड में देख रहे थे, वो ड्रॉपलेट से ये दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ओके। तो कोविड तो था, वो उन लोगों को हो रहा था जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, तो किन लोगों को इस बीमारी से ज्यादा खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनको तो निश्चित तौर पे खतरा है ही, जैसे कि उनको कोविड या और अन्य बीमारियों से, उसी तरह से उनको ये जो मंकी पॉक्स वायरल डिजीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को इससे भी खतरा है। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है या जिनमें इम्यून डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं है उस तरह का, उन बच्चों को भी इससे खतरा है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर, जिनके लिए हम पहले भी बात कर रहे थे कोविड के दौरान भी, वो भी ससेप्टेबल है, क्योंकि वो ज्यादातर उनको वायरस का एक्सपोजर होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि वो काफी पेशेंट्स को दिन में ट्रीट करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें भी इसका खतरा बना रह सकता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उस तरह से पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो ये 4 कैटेगरी है जिनको खतरा हो सकता है। ओके। डॉक्टर, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स के लक्षण काफी सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है और क्या चिकन पॉक्स के इंजेक्शन इस बीमारी में कारगर है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बीमारी में चिकन पॉक्स के इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कितने कारगर हैं? बिल्कुल, देखिए चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर हम जो रैशेज हैं वो दिखते हैं, पर लिम्फ नोड्स इसके अंदर जो आपका मंकी पॉक्स है, इसके अंदर जो लिम्फ नोड्स है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और बाकी इनका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसकी हम बात करते हैं कि जैसे आपको एक्सपोजर हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के बाद 7 से 14 दिन का या 5 से 21 दिन का होता है मंकी पॉक्स के अंदर, और चिकन पॉक्स के अंदर मात्र ये 14 से 16 दिनों का होता है।
तो एक तो ये फर्क है। और मंकी पॉक्स के अंदर आमतौर पर फीवर से शुरुआत होती है, उसके जी। बाद फिर उसके जो रैशेज है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर आना शुरू होते हैं। ओके, तो इस बीमारी का पता हाँ लगाने के लिए जी, किसी तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले जो एक आपने सवाल पूछा था कि इसमें जो वैक्सीन इंजेक्शन। है क्या चिकन पॉक्स वाली कारगर जी है कि जी। नहीं, नहीं देखिए ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है हमारी जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है उसको हम इसके लिए लगा सकें, क्योंकि दोनों ही अलग तरह के वायरस इन्फेक्शन से होता है। तो ये सेम फैमिली के वायरस नहीं है, तो इसलिए चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन है वो हम मंकी पॉक्स की बीमारी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और रही बात जो टेस्ट की, टेस्ट देखिए इसका जिस तरह से हम कोविड के लिए आरटीपीसीआर जी। सबने सुना होगा, उसी तरह का इसके लिए आरटीपीसीआर जांच ही की जाती है, पर वो अभी आम जगह पर प्राइवेट लैब्स वगैरह में, प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। वो अभी फिलहाल जो एनआईवी पुणे, जिस तरह से शुरुआती दिनों में हम कोविड के लिए सैंपल भेजते थे, तो वहां पर ये उपलब्ध है। और इसका सैंपल भी एक स्वैब स्टिक होती है जिससे लिया जाता है, जहां पर भी अफेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब जहां पर रैशेज होते हैं, वहां से कुछ फ्लूइड निकल रहा हो, वो वाला फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और फिर इसको जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजा जाता है। जी, जैसे कि अभी इसके लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, तो क्या इस बीमारी का इलाज संभव है और व्यक्ति को कितना समय लगता है इस बीमारी से ठीक होने में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी इसका वैक्सीन तो इस तरह से उपलब्ध नहीं है, पर जिस तरह की रिसर्च देखी गई है और जो डब्ल्यूएचओ ने भी बताया है कि जो हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, उस जो स्मॉल पॉक्स था वो भी इसी सेम फैमिली के वायरस से होता था। तो वो वैक्सीन इस बीमारी के अंदर, मंकी पॉक्स के अंदर 85% तक कारगर मानी गई है। इसके अलावा निश्चित तौर पर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने जो लक्षण बताए, उन लक्षण के अनुसार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें भी जैसे हम कोविड के अंदर पेशेंट को आइसोलेट करते थे, वो सब इसके अंदर किया जाता था, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती है। फिलहाल इसके अंदर उस तरह से उतनी घातकता नहीं देखी गई है और कोई भी अभी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। ओके, फिलहाल डॉक्टर भारत में अभी तक इसका कोई केस नहीं आया है, लेकिन इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है और हमारी सरकार इसके लिए कौन से कदम उठा रही है? हाँ देखिए अभी कोई केस नहीं आया है, पर जिस तरह से हम देखें भारत की पॉपुलेशन को, तो हमें सर्विलेंस करते रहना पड़ेगा। जिस तरह की हम स्ट्रेटजीज कोविड के अंदर भी अपना रहे थे कि सबसे पहले जो एट रिस्क, हाई रिस्क कंट्रीज है, वहां से कोई ट्रैवलर आ रहा है, उनमें कोई किसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनका सर्विलेंस और जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनका टेस्टिंग होना जरूरी है, ताकि हम इस वायरस को वहीं पर कंटेन कर सकें और आगे इसका स्प्रेड ना हो। तो फिलहाल एक यही जरिया है कि जिसमें हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। जी, डॉक्टर ये भी बताइए, अगर भविष्य में बीमारी हिंदुस्तान में दस्तक देती है, हम तो चाहते हैं ना बिल्कुल दस्तक ये दे बीमारी, तो क्या हमारे देश का हेल्थ सेक्टर इसको फेस करने के लिए तैयार है? हाँ, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं इस बीमारी का, अगर हम देखें तो फिलहाल जो हमने पेंडेमिक देखा, उस तरह से ये संक्रामक नहीं है और उस तरह से ये घातक भी नहीं है, उतना तेजी से इसका स्प्रेड भी नहीं होता। और अभी हमारे पास जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इसकी टेस्टिंग की सुविधा जिस तरह से उपलब्ध है, तो निश्चित तौर पे हम इसके आगे फैलाव को रोक सकते हैं अगर ऐसा कोई भी केस हमारे पास डिटेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास एसओपीज उस तरह की प्लान्ड है पहले से। अब हम काफी प्रिपेयर हैं पेंडेमिक के बाद, कि जैसा हम पहले भी देख रहे थे कि कोई भी ऐसा संक्रमण का केस देखा जाता है तो कैसे उसको आइसोलेट करना है और उसके बाद कैसे वो आगे ना फैले, उसके लिए क्या हमारे पास प्रोविजन है। तो होम आइसोलेशन, इस तरह की गाइडलाइन सभी तरह की बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर भविष्य में नहीं आना चाहिए, पर अगर ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पे भारत उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। जी, डॉक्टर ये बताइए, आम लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, जैसा हम कोविड के दौरान भी कहते थे कि इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, इन्फेक्शियस है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना है हमें कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम वाला व्यक्ति हमें दिखता है तो निश्चित तौर पे अगर हम उसके क्लोज कांटेक्ट में है तो आप मास्क जरूर पहने, और आप लगता है कि आप संपर्क में आए हैं, आप हाथ वगैरह अच्छे से धोएं। और अगर ऐसे किसी संक्रमित व्यक्ति के पास कोई जा रहा है या किसी भी तरह से कांटेक्ट में है, तो वो इंश्योर कर ले कि अपने आप को पूरी तरह से, जैसा हमने बताया, पीपी और ये सब पहनना जरूरी है। हालांकि जैसा अभी भारत के अंदर तो केसेस नहीं देखे गए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तो आ जाता है कि इसके अंदर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर सावधानियां उसी तरह की जैसा हम कोविड के अंदर भी बरतते थे वैसी है। कोई एट रिस्क कंट्री से आता है तो उस समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जी, वही सावधानियां, हमें कौन सी सावधानियां, अगर हम
इम्यूनिटी की बात करें, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाए लोग ताकि वो स्वस्थ भी रहे, और इस तरह के वायरस, क्योंकि अब ये वायरस काफ़ी आम हो गए हैं, तो इन वायरसों से हम अपने आप का कैसे बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं हमारे, तो उनका तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना हो, चाहे किसी भी तरह का वायरस हो। बट अगर हम वैसे आम लोगों की सबकी बात करें तो इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है कि हम जो हैंड हाइजीन वाली प्रैक्टिस है वो सिर्फ ये नहीं था कि जिस टाइम तक कोविड था और कोविड के केसेस ज्यादा थे उसी टाइम हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको उसको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आना है कि कोई भी आप इस तरह की सरफेस को आप टच करते हैं तो आप अच्छे से हाथ जरूर धोएं, और कोई भी संक्रमित व्यक्ति या किसी तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप मास्क वगैरह का उपयोग करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट का और इम्यूनिटी का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम जो है लोग इस चीज पर ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए अपना व्यायाम आप जरूर करें। इसके अलावा आप डाइट अच्छा लें, बहुत ज्यादा बाहर का खाना जितना हो सकता है आप अवॉइड करें। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी भी तरह के संक्रमण से आप बच सकते हैं। और बिल्कुल जो हाई रिस्क वाले ग्रुप के जो बच्चे, जो हमने 4 कैटेगरी बताई थी, उनका आप विशेष तौर पर अपनी फैमिली में ध्यान रखें। जी डॉक्टर, जिस तरह से अब कमी आ रही है केसेस में, लोग भी काफ़ी अब एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसों में भी कमी आ रही है, अभी मंकी पॉक्स के, तो आप ऐसे लोगों को क्या एहतियात के लिए तौर पर सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एहतियात की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो अब इंफॉर्मेशन सब तक बहुत टाइमली पहुंच जाती है। कभी भी केसेस इस तरह से राइज होते हैं तो उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, पर हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर ना डिपेंड होके खुद अपने ऊपर जी रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल। लगानी है जब भी हमें लगता है इस तरह की। तो सावधानियां, और मास्क की जब हम बात करते हैं तो मास्क जरूरी नहीं है कि आपको कोविड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है। तो जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर आप कोशिश करिए कि आप मास्क लगाएं, और इसके अलावा जैसा और चीजों का हमने स्पेशली बताया था, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने खान पान का विशेष जरूर ध्यान ध्यान रखें। रखें। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।